नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीसरा पाठशाला पे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने आज का टॉपिक रखा हुआ है डिजीज, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज का मतलब होता है कि हर की मानव में होने वाले रोग और उनकी रोकथाम और उनके यानी कि कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे आज। देखिए, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम क्या पूरा विश्व गुजर रहा है, पूरी धरती गुजर रही है, प्रत्येक जीव गुजर रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं आज के मौसम, यानी कि आज का जो ये माहौल चल रहा है अपने देश में यानी कि सारे देशों में चल रहा है कोरोना। ठीक है, देखिए जो कोरोना वायरस है, जाहिर सी बात है बहुत ही घातक है। ये घातक इसलिए है क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस कर रहा है, इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता, यानी कि इसके एक एंटीजन का जो है वैक्सीन बन पाता है, वायरस क्या करता है अपना दूसरा एंटीजन तैयार कर लेता है, यानी कि अपना दूसरा यानी कि अपने में जो है एक जो है अपना रूप बदल देता है। ठीक है, तो ये इसीलिए घातक है, समझ रहे हो। और सबसे ज्यादा घातक होता है डेंगू। कोरोना में चलो अगर समय से पता चल गया और सही से इलाज मिल गया तो इंसान बच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर जो डेंगू हो गया, समय पे इलाज नहीं हुआ तो सीधे मर ही जाओगे। इसलिए कहने का मतलब है अपनी सुरक्षा स्वयं करें। ठीक है, और अभी हम आपको हर डिजीज के बारे में बताएंगे। तो यानी कि देखिए, हम आपको हर एक प्रकार के डिजीज के बारे में बताएंगे। डिजीज किन किन फैक्टर्स के द्वारा होता है वो भी बताएंगे, और कैसे होता है ये भी बताएंगे, प्लस उसकी रोकथाम बताएंगे, और ये किस प्रकार से फैलता है और हम इससे इस प्रकार से यानी कि किस प्रकार से बचें इन सब चीजों से। हर प्रकार की जानकारी आपको हम देंगे। देखिए, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम लोगों की लाइफ से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहले हम टाइम बिना खोटी किए हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है डिजीज, आखिर ये रोग क्या होता है। रोग की हम अगर तो डिफिनेशन सिंपल भाषा में दें तो क्या हो सकती है, यही हो सकती है कि जिस प्रकार हम अचानक से काम कर रहे हैं कि हम सब अपने रेगुलर रूटीन में चल रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और जब जैसे ही हमें कोई दिक्कत होती है, हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, उसे ही रोग कहते हैं। हमने सिंपल सी फॉर्मूला लिख रखा है कि बॉडी के वह कंडीशन जिसमें बॉडी या बॉडी ऑर्गन, बॉडी ये हमारी पूरी बॉडी है, और उसके ऑर्गन जैसे हाथ, पैर, ये आंख, कान, नाक, ये सब क्या हो जाएंगे, बॉडी ऑर्गन हो जाएंगे, कि सामान्य कार्यों में बाधा उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो, बाधा, यानी कि वो सही ढंग से कार्य ना करे, उसे क्या बोलते हैं, रोग, डिजीज बोलते हैं। तो देखिए, हमने डिजीज के फैक्टर्स का मतलब होता है डिजीज किन कारणों से होता है, कैसे रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमने डिजीज को निम्न 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम देखते हैं अपनी पहली कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी में आते हैं हमारे पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वह जीव जो दूसरे जीव में रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पैथोजेंस माने में क्या आता है, हमने क्या बोला है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बोला हमने, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जीव। तो जीव में कौन आते हैं, देखिए, पहला वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, फिर फंजाई, फिर प्रोटोजोआ, फिर हेलिमेंथेस, यानी कि हेलिमेंथेस। समझ रहे हो। देखिए, हमारे शरीर में या तुम कोई भी जीव, यानी कि पेड़ पौधे भी ले सकते हो, यानी कि केवल पेड़ पौधे, एनिमल्स कुछ भी ले सकते हो, उसमें वायरस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, और हेलिमेंथेस और प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पहला कारक हो गया। तुम्हारा फर्स्ट फैक्टर क्या है, पैथोजेंस। ठीक है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। क्या होता है, पोषक तत्व। थोड़ी टंग स्लिप हो गई थी, इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व। जैसे पोषक तत्व हमने जब डाइजेशन अपना टॉपिक पढ़ाया था,
आपको जो ध्यान हो तो हमने बताया था पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखिए बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी रोग हो जाते हैं और इनकी अधिकता से भी रोग हो जाते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, न्यूट्रिएंट्स। तीसरा फैक्टर है केमिकल्स। तीसरा फैक्टर क्या है, केमिकल्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं, पहले के जमाने में हुआ करता था कि जो है बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल बायो आधार पर जो है खेतों में क्या होता था, सब्जियां वगैरह होती थी। अब क्या हो गया कि हम लोग अब जैसे जिस प्रकार ये सब रोग वगैरह बढ़ रहे हैं तो उस प्रकार हम लोगों के कीट वगैरह भी बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कीट वगैरह जो है हम लोगों खेतों को जो है काफी नुकसान कर देते हैं। तो कीट को मारने के लिए या उन्हें भगाने के लिए हम किनका यूज करते हैं, कीटनाशक का। तो वो भी तो केमिकल है। तो देखिए इंसेक्टिसाइड, कीट को क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, और उनको मारने वाले साइड, इंसेक्टिसाइड। दूसरा एंजाइम केमिकल, हमारे शरीर में एंजाइम केमिकल, इनके एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, इनके द्वारा भी रोग हो जाते हैं। अब देखिए अगला फैक्टर हमारा है फिजिकल फैक्टर। कौन सा फैक्टर है, फिजिकल। फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जैसे गर्मी हो गई तो गर्मी की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं, अचानक सर्दी हो गई फिर कोल्ड, यानी कि सब यही सब होता है। यानी कि फिजिकल फैक्टर में वही आएंगे जो कि हमारे फिजिकल यानी कि भौतिक, ठीक है, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब फिजिकल फैक्टर में आते हैं। तो इसमें क्या है, गर्मी, सर्दी और आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सीडेंटल। उसके बाद क्या आता है, एक्सीडेंटल, जैसे मोच का लग जाना, कहीं चल रहे थे अचानक पैर मुड़ गया, क्या आ गई, मोच आ गई, यानी कि हमारी मसल्स खिंच गई, मसल्स में क्या हुआ, खिंचाव उत्पन्न हो गया, तो वो क्या हो गया, मोच आ गई ना। उसके बाद क्या हुआ, हड्डी टूट गई। समझ रहे हो, ये सब इसमें किस में आते हैं, एक्सीडेंटल फैक्टर्स में। अब देखिए नेक्स्ट, ये तुम्हारा हो गया रोग कैसे उत्पन्न होता है, रोग क्या होता है और रोग किस प्रकार से, और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से एजेंट, यानी कि जीव, यानी कि एजेंट या ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा रोग हमें हो जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे रोगों की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हम लोगों में रोग कैसे हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है रोग हम लोगों को, जाहिर सी बात है, आखिर ये भी तो हम लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे शरीर की जो रोग रोधक क्षमता, जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम। ठीक है, अभी हम उसकी बात करते हैं कि देखिए रोगों से, हमारे शरीर के अंदर भी रोगों से लड़ने के लिए जो है, जिस प्रकार हमारे देश के चारों, यानी कि हमारे देश की सीमाओं पर जैसे सोल्जर्स हमारे देश के आर्मी है, ठीक है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी जो है, जिस प्रकार हमारे देश को बचाने के लिए जो है, यानी कि कोई भी दिक्कत ना आए तो उसके लिए आर्मी तैनात है। ठीक है, चाहे वायुसेना तो लो, चाहे थल सेना ले लो, चाहे जल सेना ले लो, यानी कि कुल मिला के हम लोगों की रक्षा हो रही है। उसी प्रकार बिल्कुल सेम हम लोगों के शरीर में भी जो है सोल्जर्स के लाइक, यानी कि सोल्जर्स के जैसे जो है हम लोगों की शरीर, यानी कि ब्लड में भी जो है क्या होते हैं, हम लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होता है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे सबकी बात करेंगे, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, इम्यून, यानी कि इम्यूनिटी कहलाती है। तो देखिए ये तुम्हारे ऊपर का हो गया है, तो हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपनी शरीर में पाई जाने वाली इम्यूनिटी, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो किस प्रकार होती है और ये कैसे काम करती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का आखिर क्या है भैया, यानी कि कहने को ना आखिर क्या है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ होस्ट टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम पैथोजेंस। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में स्वयं ही, यानी कि स्वयं को बचाने के लिए जो हमारे अंदर रोगों के से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस का क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैथोजेंस को हमने पहले बता रखा था डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जब हम फैक्टर्स पढ़ा रहे थे
तो हमने आपको बताया था कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को ही क्या बोलते हैं, बोलिए, पैथोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। अब देखिए हम तुमको एक स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाते हैं ऐसे ही रफली। देखिए सॉरी, तो देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं इम्यूनिटी की। थोड़ा इसको मैनेज कर देते हैं। ये क्या है, इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो इम्यूनिटी तुम्हारी जो है ये दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है इम्यूनिटी, दो प्रकार की है। पहली है इनेट, दूसरी है एक्वायर्ड। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी इम्यूनिटी कौन सी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। ठीक है, अब देखिए इनेट और एक्वायर्ड, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। ये जो इनेट होती है, तो इनेट का मतलब होता है जन्मजात। इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात। तो हम ऐसा करते हैं एक एक की बात करते हैं। हम पहले बात करते हैं इनेट की, इसकी बात करेंगे हम, इनेट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं अपने पहले इम्यून टाइप की बात करते हैं, इनेट। इनेट इम्यूनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्मजात पाई जाने वाली इम्यूनिटी, जो कि हमें कहाँ कैसे मिलती है, हमारी माता से आती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ के समय। ठीक है, अब देखिए ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि कोई भी फैक्टर आए, जो हमने 5 फैक्टर आपको बताए थे, ठीक है, उसमें से 5 फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर हो। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे वायरस ने हम पे, यानी कि तुम ये सोचो कि ये वायरस है, ये क्या है, तुम्हारा वायरस है। तो वायरस जब आएगा हमारे शरीर पे, ठीक है, अगर जब हमारा शरीर कहीं पे कटा फिटा नहीं है, ठीक है, तो वायरस अगर जो आता है तो यहाँ पर हमारे शरीर पे पड़ा रहेगा, स्किन पे पड़ा रहेगा। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे नॉन स्पेसिफिक की। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है चाहे वायरस आए चाहे बैक्टीरिया आए, वो सबसे पहले हमारी स्किन पे आएगा ना। किस पे आएगा, स्किन पे। तो ऐसा तो है नहीं कि वायरस के लिए अलग से स्किन जो है ट्रीट करे उसके साथ। ठीक है, ट्रीट का मतलब होता है उसका व्यवहार, यानी कि चाहे वायरस आए चाहे बैक्टीरिया आए चाहे फंगल इन्फेक्शन हो चाहे जो भी हो। ठीक है, जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्पेसिफिक का मतलब यही होता है कि कोई भी फैक्टर आए जो है और हमारी बॉडी जो है बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करे उसे। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी का व्यवहार है पैथोजेंस के प्रति वो सेम रहेगा। ठीक है, और स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोगों को एक्वायर्ड पढ़ाएंगे, एक्वायर्ड उसमें हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पे, हम बात करते हैं, यानी कि ये इस तरह समझिए, सिंस बर्थ यानी कि बर्थ के दौरान ही, और नॉन स्पेसिफिक यानी कि सबके प्रति एक समान व्यवहार रखती है, यानी कि इसे बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, स्किन। एग्जाम्पल क्या हमने लिया है यहाँ पे, स्किन। कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले हमारी स्किन को टच करेगा। ठीक है, और अगर जो हमारी बॉडी कहीं पर भी कटी फटी नहीं है, ठीक है, तो वो जो पैथोजन होगा हमारे अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है, ये स्किन क्या है, ये स्किन क्या है, एक स्किन क्या है, एक जो है रोग को रोकने के लिए एक बैरियर की तरह कार्य कर रही है। किसकी तरह कार्य कर रही है, बैरियर। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन वगैरह आती है तो बीच बीच में यानी कि जब ट्रेन निकलने वाली होती है तो बैरियर डाल दिया जाता है कि कोई निकलो मत भैया, निकलो वो सीधे ऊपर निकलोगे। ठीक है, यानी कि बैरियर डाल दिया जाता है कि रुक जाओ, ट्रेन निकल जाए उसके बाद तुम जाना। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा रोग को रोकने के लिए जो वर्क करता है वो होता है हमारी स्किन। ठीक है, तो हमारी स्किन जो है कोई भी हो, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, चाहे फंगल, चाहे यानी कि कोई भी एनी वन पैथोजेंस, सबको जो है सेम तरीके से ट्रीट करती है। इसीलिए हमने क्या बोला था, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी की। टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, देखिए हम पढ़ा आपको रोग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे।
ठीक है, मैंने अभी आपको जस्ट कुछ समय पहले हमने आपको बताया है कि रोग क्या होता है, रोग कैसे उत्पन्न होता है और रोग किन किन फैक्टर्स के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। आखिर हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं? तुमने देखा होगा, जाहिर सी बात है, तुमने ये देखा होगा कि अमीरों के बच्चे और गरीबों के बच्चे में अगर तुलना की जाए, ठीक है, तो जो गरीब के बच्चे होते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं और अमीरों के बच्चे जो है बहुत जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, सोच के देखना, ये होता ही है। यानी कि ये बात हमारी 100% सही है। ठीक है, गरीब के बच्चे देखो दिन भर मिट्टी में खेला करते हैं, दिन भर जो है धूप में खेला करते हैं, और अमीर के बच्चे क्या होते हैं, घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। जो अमीर लोग होते हैं बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चे नाना बाहर नहीं जाते, बाहर धूप है, धूप लग जाएगी, काले हो जाओगे, समझ रहे हो, मिट्टी में मत खेलना, बीमार पड़ जाओगे, समझ रहे हो। यही सब उसको जो है आगे चल के खलता है। जरा सा भी वो धूप में जाता है, ठीक है, तो स्किन रेड हो जाती है, ठीक है, और जरा सा भी मिट्टी में चलता है तो बीमार पड़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आखिर क्यों होता है कि गरीब के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और अमीर के बच्चे बहुत जल्दी ही तनिक, बल्कि जो अमीर होते हैं उनके बच्चे होते हैं वो बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं। जरा से भी उनको कोई ना कोई फैक्टर टच किया तो बीमार। जो हमने 5 फैक्टर भी बताए थे, कोई भी फैक्टर उनको जरा से भी टच कर ले तो बीमार। और गरीब के बच्चे क्या होते हैं, उनका इम्यून जो पावर होता है बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि बच्चों से उनकी आजादी मत छीनो। आजादी का मतलब है कि उनको आवारा मत छोड़ दो। कहने का मतलब है कि जैसे उनके लिए प्रॉपर खेल होना चाहिए, यानी कि बॉडी की ग्रोथ के लिए जो है, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो फिजिकल वाले, जैसे क्रिकेट खेल लो, ठीक है। हम लोग पता नहीं बचपन में क्या क्या खेले यार, कंचे खेले, गुल्ली डंडा खेले, क्रिकेट खेले। और अमीर के बच्चे, बेटा ना गुल्ली डंडा नहीं खेलते, गलत काम, ठीक है, कंचे नहीं खेलते, गलत होता है। ठीक है, क्यों गलत होता है? सब कुछ खेलने दो, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये हमारी है कि जो इम्यून जो सिस्टम है उनके बच्चों का, अमीर बच्चों का जो वीक हुआ है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केवल और केवल उनके गार्जियंस। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने बच्चों को जो है मिट्टी में लुटाओ, ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आखिर क्यों। आप खुद सोचें, पढ़े लिखे हैं ना, आप खुद सोचें कि गरीब का बच्चा जो है, जो किसान होता है, कि गरीब जो भी हो, किसान हो चाहे कोई भी कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जो हम साफ कहते हैं कि जो लोग छोटे पर से ही मेहनती होते हैं और धूप वगैरह में निकलते हैं, मिट्टी वगैरह में जो है अपना काम करते हैं, कई घंटों तक लगातार काम करते हैं, ठीक है, उनका इम्यून सिस्टम, और जो तुम्हारे गरीब बच्चों को तुमने जो घर में यानी कहने का मतलब जो घर में तुमने बिठा रखा है, उनको बाहर नहीं निकलना, छोटे पर से ही बच्चों को कह दिया जाता है धूप में नहीं खेलते, ठीक है, ये गलत है। जब वो बड़े हो जाएंगे तो जरा से भी उनको धूप लग जाएगी या धूल लग जाएगा, ठीक है, वो तुरंत बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इनका इम्यून का विकास नहीं हो पाया है। और इम्यून का मतलब एंटीबॉडी। इम्यून का मतलब क्या होता है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो अभी हम आपको सब बताएंगे। बहुत देखो, ये जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बताएंगे क्या कि गरीब के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं और अमीर के बच्चे अधिक बीमार पड़ते हैं, क्यों, इसका रीजन भी हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। तो जब हमने आपको फैक्टर दिया है ये, तो इसका हम आंसर भी देंगे आखिर क्यों ऐसा होता है, ठीक है। हालांकि बता देते हैं उसका केवल और केवल एक रीजन होता है, केवल और केवल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, ठीक है। हम लोगों के जो गरीब के बच्चे होते हैं वो जैसे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, तो उनके जो मिट्टी वगैरह में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब मिट्टी वगैरह में कहीं कुछ भी हुआ तो उनके अंदर बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बचपन में मिट्टी वगैरह सब खेला है। क्या होता है जब बैक्टीरिया अंदर गया तो हमारे अंदर क्या है, जो है ब्लड में क्या होती है, WBC यानी कि फैगोसाइट्स होती हैं। तो क्या होता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ गया तो हमारी बॉडी क्या समझती है, ये फॉरेन पार्टिकल है, ये आतंकवादी, इसको जल्दी से मारो, ठीक है। तो क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है।
अब यही एंटीबॉडी जब यानी कि पहली बार अटैक करता है तो वो हमें बीमार कर देता है, ठीक है। फिर लाइफ में कभी भी आता है वो वायरस या बैक्टीरिया, कोई भी लाइफ की किसी भी स्टेज में, तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मेन जो फैक्टर केवल और केवल एक फैक्टर है एंटीबॉडी। गरीब के बच्चों में एंटीबॉडी बन चुकी होती है, अमीर के बच्चे में नहीं बनती हैं, इसीलिए वो जो है तुरंत बीमार पड़ जाता है। एंटीबॉडी किस प्रकार हमारी बॉडी में काम करती है हम सब कुछ बताएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। देखिए इन्नेट इम्यूनिटी हमारी 4 प्रकार की है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है कितने प्रकार की है? जो हमारी जन्मजात इम्यूनिटी को हिंदी में शायद इम्यूनिटी को ध्यान नहीं आ रहा मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, अपना देख लेना तुम लोग। इन्नेट इम्यूनिटी 4 प्रकार की होती है। पहली है इन्नेट इम्यूनिटी में जो हम बता रहे हैं, ये जो 4 प्रकार ये बैरियर के बेस पे बता रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर जो है शरीर में जो है 4 फैक्टर होते हैं रोगों से लड़ने के लिए। पहला हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है कि उसमें किसी भी केमिकल का यूज नहीं होगा। समझ रहे हो? केमिकल्स का मतलब क्या होता है? एंजाइम, हार्मोन्स, ये सब क्या है? केमिकल्स ही तो है, ठीक है। अब देखिए फिजिकल यहां पर फिजिकल टर्म आया है। फिजिकल का मतलब होता है तुम्हारा, हमने क्या बताया, बिना केमिकल का यूज किए हुए, यानी कि विदाउट केमिकल, ठीक है। तो विदाउट केमिकल का जो एग्जाम्पल अगर जो हम लें तो हम क्या ले सकते हैं? इसमें ले सकते हैं हम स्किन। क्या लेंगे हम? इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे? स्किन। अब बताइए, तुम ही बताइए कि कोई भी पैथोजन अगर जो आता है तो हमारी बॉडी को सबसे पहले यानी कि हमारी बॉडी को किस लेयर, यानी कि कहां पे टच होगा? स्किन पे ही तो टच होगा। तो जो हमारी स्किन होती है वो हमें रोगों से लड़ने के लिए जो है काफी हेल्प करती है, धूप से बचाती है, ठीक है, यानी कि बहुत अधिक काम करती है। हमारे जो है शरीर की सबसे पहला जो बैरियर है वो स्किन ही है, ठीक है। अब जब स्किन है, स्किन से नहीं, यानी कि रोग, यानी कि पैथोजन जो होते हैं अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं हमारी स्किन रोक लेती है। अब क्या हुआ? अब प्रॉब्लम ये हुई कि हमें जो है पहले से कहीं चोट लगी रखी थी, हमें पहले से ही चोट लगी है। उसके बाद जब हमारा कोई, यानी कि हमें जो है कोई हम पर कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो अटैक करता है, अगर जो उस कटे हुए स्थान पे पहुंच गया, ठीक है, तब तो हमारी स्किन उसको नहीं रोक पाएगी। और जब हमारी स्किन उसको रोक नहीं पाएगी तो क्या होगा? वो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर प्रवेश कर गया। और जैसे ही बॉडी के अंदर प्रवेश किया, यानी कि हमारा पहला बैरियर फेल हुआ। सबसे पहला हमारा पहला बैरियर क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब पहला बैरियर कब फेल होता है? जब हमारी स्किन कहीं पे चोटिल हो। चोटिल का मतलब होता है इंजर्ड हो, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा पहला बैरियर फेल हो सकता है। अगर जो वायरस बैक्टीरिया जो पैथोजन है वहां पे पहुंचा तो हमारे शरीर के अंदर वो चला जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे ही पहला यानी कि हमारा बैरियर फेल हुआ तब हमारा काम करता है सेकंड बैरियर। सेकंड बैरियर हमारा कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, वाह वाह। देखिए फिजिकल बैरियर में क्या था? हमारा केमिकल का यूज नहीं हो रहा था, लेकिन फिजियोलॉजिकल स्पेलिंग देखना, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में क्या होता है? केमिकल का यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था? स्किन। स्किन के बाद एक एग्जाम्पल इसका और है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, ये जो हमारा गला है, गले में जो है जो अंदर की जो लेयर है वहां पे जो है म्यूकस की सेल लगी हैं, म्यूकस की लेयर लगी है, यानी कि वह सेल लगी हैं जिनके द्वारा म्यूकस निकलता है, उन्हें बोलते हैं गाबुलर सेल। चेक कर लेते हैं, गोबुलेट सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? गोबुलेट सेल। हमारे यहाँ पर जो गला है, जो गले के, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल जो है वहां पे जो है गोबुलेट सेल लगी हुई है। सेल की एक अस्तर है, ठीक है। उन्हीं सेल से जो है हमारा म्यूकस सिक्रेट होता है।
ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो है गॉबुलेट सेल की बनी हुई है, उनसे क्या निकलता है, म्यूकस। जैसे मैंने माना कि हमने खाना खाया, ठीक है, यानी कि खाना खाया, सांस ली, कुछ भी हुआ, यानी कि हमारे यहाँ से नाक या मुंह के द्वारा क्या हुआ, जो पैथोजन है वो हमारे अंदर चला गया। तो पहला मेरा स्किन फेल हुआ, जो हमारा फर्स्ट, यानी कि जब स्किन जो काम नहीं, यानी कि जब स्किन हमारे जब यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर पैथोजन पड़ेगा तब बचाएगा ना। ये तो हवा हमने सांस लिया या खाना खाया, खाना खाने के दौरान ही अंदर चला गया। तब क्या होता है कि जो हमारे गले यानी कि एलिमेंट्री कैनाल और ट्रैकिया, इनमें सब में यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो क्या होता है, म्यूकस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जेली नुमा होता है। वो क्या करता है, पैथोजन को अपने में फंसा लेता है और उसे वहीं पे रोके रहता है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। इसमें जो है तुम्हारा केमिकल का यूज होगा। क्या होगा इसमें, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है इसमें केमिकल का यूज होगा, यानी कि विद केमिकल। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, केमिकल का यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl और लाइसोजाइम। अब देखिए अब तुमको हम इसका अभी काफी अच्छे से समझाते हैं। अब देखिए अब हम पहले बात करते हैं लाइसोजाइम की। किसकी बात करेंगे हम, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम है, ठीक है। लाइसोजाइम क्या है, एक एंजाइम है। ये कहां से निकलता है लाइसोजाइम, देखो पहला तो हमारी आंख में पाया जाता है टीयर्स, उससे निकलता है। उसके बाद जो हमारी सलाइवा है, लार, सलाइवा जो हम खाते हैं, जो हमारी जो मुंह में निकलती है लार, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। उस सलाइवा में भी जो है ये लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने खाना खाया, क्या किया हमने खाना खाया, तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरियाज हैं हमारे एनवायरनमेंट में ही तो है। तो खाना खाने के दौरान हमारा क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है उसी खाने के साथ जो है हमारे मुंह में चला गया। अब हमने क्या किया, खाने को चबराना शुरू किया, यानी कि खाने को हमने क्या किया, च्विक करना स्टार्ट किया। ध्यान से सुन लेना भैया, ये तो दोबारा समझाने वाले नहीं है। क्या होता है कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या हुआ, बैक्टीरिया उसी के साथ चला गया। तो हमने खाना को च्विक करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने च्विक करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हमारी लार ग्रंथियां यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमें पाई जाती हैं। पैरोटिड, ये यहाँ पे तालू के ऊपर, और ये एक हो गई। फिर ये जो टंग हमारी है, ये टंग के नीचे पाई जाती है सबलिंगुअल। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सबलिंगुअल, ठीक है। और उसके बाद पाई जाती है सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये 3 ग्रंथियां हैं, ठीक है। ये 3 ग्रंथियों से जो है हमारी सलाइवा बनती है, और इसी सलाइवा में पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम किसमें पाया जाता है, सलाइवा यानी कि हमारी लार में पाया जाता है, ठीक है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो हमारे खाने के साथ हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया पहुंचा है उसे नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, उसे मार देता है। तो ये लाइसोजाइम हमारा एग्जाम्पल हो गया। और ये लाइसोजाइम हमारी आंख की जो टीयर्स होती है उनसे भी निकलता है, ठीक है। अगला देखिए, फिर हमारा है HCl। अब देखिए HCl, ये तुम्हारा HCl हमारी बॉडी में कहां से निकलता है, स्टमक। कहां से निकलता है, स्टमक का मतलब होता है आमाशय। क्या मतलब होता है, आमाशय। अब क्या हुआ भैया, हमने खाना खाया, बैक्टीरिया क्या हुआ क्या कि हमारे शरीर के अंदर लाइसोजाइम भी उसको नहीं मार पाया। अब क्या होगा, बैक्टीरिया हमारे शरीर के, यानी कि जब हमने खाना खाया है ना, तो जाहिर सी बात है खाना खाया माउथ से यानी कि फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुंच गए। बैक्टीरिया कहाँ पहुंचे भैया, स्टमक में। स्टमक भी कहता है वाह भाई वाह, लाइसोजाइम तुम्हें नहीं मार पाया, तुम इतने पक्के हो, अभी लो। तब हमारी जो है स्टमक की वाल से जो स्टमक की जो वाल होती है, ये देखिए हम स्टमक बनाते हैं, ये जो हमारी स्टमक है, ये यहाँ पे ये जो स्टमक है, ये जो स्टमक की जो वाल है, ठीक है, इसमें जो है कुछ सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। और इसकी मेम्ब्रेन जो, यानी कि
इसकी ये जो सेल होती है, इन्हीं सेल से जो है HCl निकलता है। ठीक है, जब हमने डाइजेशन पढ़ाया था तो हमने आपको सब बताया था कि HCl कौन सी सेल्स निकालती हैं। ठीक है, तो जब आप हमारा डाइजेशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हमारी स्टमक में पाई जाने वाली कौन सी कोशिकाओं से जो है HCl निकलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये पहुंचे भाई साहब यहाँ पर, ये देखो बैक्टीरिया है, ये देखो हंस रहा, ये देखो हंस रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, स्टमक ने कहा अच्छा रह जाओ बेटा तुम अभी। अब क्या करता है, स्टमक की वाल से तुरंत निकलता है HCl। कहता है अब बेटा तुम बच्चे बच के दिखा मुझे, देखते हैं तो कैसे बचता है। तब क्या होता है, ये HCl जो है इस बैक्टीरिया को टुन 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 मार देता है। अब ये खत्म हो गए। तो ये क्या हुआ हमारा, ये केमिकल तो है HCl ने इसको मार दिया। तो ये हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, मुंह में पहली बार मुंह में मर गए, कौन मारता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम कहां से निकलता है, लाल ग्रंथियों से, यानी कि वो हमारी लाल में पाया जाता है। उसके बाद अगर जो वहां भी बच्चा बच गया वो, ठीक है, अगर जो बैक्टीरिया वहां पर भी बच गया, छिपछिपाते हुए निकल गया, नीचे आ गया, अंदर थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे बढ़ के बच्चा कहां जाएगा बताइए, आएगा तो स्टमक में ही, क्योंकि खाना जो है माउथ से, फेरिंग्स से, एसोफेगस से टू स्टमक। अब स्टमक में भैया जो है बिल्कुल नाग बैठा हुआ है, आ जाओ बेटा तुम्हारी यहीं पे हम जो है हत्या करते हैं। पहुंचे बच्चा, स्टमक ने कहा अच्छा बच गए, अभी लो, तुरंत निकलता है HCl, उस बैक्टीरिया को जो है नष्ट कर देता। तो ये हमारा जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, अब बेटा वहां पर भी जो है बच गए ये। चलो अच्छा, अब हम इसकी जो बात छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ कि कोई भी पैथोजन, ठीक है, प्राइमरी यानी कि जो हमारा पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर, उसको भी तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। सेकेंडरी बैरियर यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसको भी तोड़ता हुआ आगे निकल गया। अब क्या हुआ, अब हमारे स्किन पे इतना डैमेज हो गया कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है फट गई। ठीक है, अब वायरस बैक्टीरिया ने अटैक किया तो कहाँ जाएगा, वो सीधे हमारी ब्लड में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंचेगा, ये हमारी ब्लड में पहुंचेगा। ठीक है, और जैसे ही ब्लड में पहुंचा, ब्लड में पाई जाती है, देखिए ब्लड, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। देखिए ये हमारा है ब्लड, ये भाई साहब आ गए, ये हमारी ब्लड की पाइप है, ये भाई साहब हमारा खून है, सब बह रहा है, इसे बोलते हैं रक्त, रुधिर, खून, ब्लड। ठीक है, अब देखिए हमारे ब्लड में जो है पाई जाती हैं RBC, WBC और BP यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें 3 कण पाए जाते हैं ये। अब देखिए अब क्या हुआ, RBC कुछ नहीं कर पाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये भाई साहब हमारी बॉडी के सोल्जर्स, जो हमने बात किया था कि हमारी बॉडी में जो है कुछ सोल्जर्स पाए जाते हैं, वो कौन होते हैं, WBC ही होते हैं, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि क्या बोलते हैं, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं, स्वायत्त रुधिर कणिकाएं। अब देखिए जो हमारा खून है ये, ब्लड, जो ब्लड है ये, अब देखिए क्या करता है, ये देखो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये देखो बैक्टीरिया है, ये देखो, ये इनकी नाक हमने बना दी, ये देखो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए क्या होता है, चलिए भाई साहब, ये देखो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये हैं हमारे पैथोजेंस। कौन है ये, हमारे पैथोजेंस। अब हमारे पास यहाँ पर तीसरे बैरियर की तरह कौन कार्य करेगा, हमारा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अब आएगा बच्चों के, यानी कि इस बच्चे को मजा, ये भाई साहब बहुत खुश, अरे वाह हम तो ब्लड में आ गए, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। क्यों मजे हैं बताइए, क्योंकि जो हमारे डाइजेशन के बाद जो हमने खाना, यानी कि खाना खाया था, तो उसका जो पाचन हुआ था, तो डाइजेशन के बाद जो हमारा पाचन, यानी कि जो हमारे
जो पाचन होने के बाद जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिले थे वो हमारे कहाँ पे आते हैं, ब्लड में। ठीक है, अब ये देख रहा है बच्चा, वाह ये देखो हमारा न्यूट्रिएंट आ रहा है, अब तो हम इसको खाएंगे। ठीक है, ये बहुत खुश कि अब तो वाह, अब तो हमारे जलवे, अब तो मजा आएगा। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या करते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले पोषक तत्व को खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़े नौटंकी बात है। ठीक है, यानी कि हमारा खाना खा के और मुझे ही नुकसान पहुंचाएंगे, और जैसे ही खाना वगैरह खाता है फिर ये मल्टीप्लाई करता है, अपनी जैसी फिर एक बनाता है उसका, यानी कि डिवीजन करता है, मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, यानी कि द्विगुणन, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है, यानी कि मुझ में रोग उत्पन्न करने लगता है। अब भाई साहब देखिए, ठीक है, तो हमारे WBC जो है, ये हमारी जो है 5 प्रकार की होती है, यानी कि प्रकार की तो 2 होती है, यानी कि ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब ये होता है कि WBC को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और WBC होती है हमारी है 5 प्रकार की। 5 प्रकार की जो हमारी WBC है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किस आधार पर, यानी कि कुछ WBC ऐसी हैं जिनके, यानी कि जिन WBC क्या है, एक प्रकार के सेल ही तो है, तो वे WBC जिसमें ग्रेन्यूल्स यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में जो है ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उन्हें रखा गया ग्रेनुलोसाइट में। किसमें रखा गया, ग्रेनुलोसाइट में। और जिनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे कण नहीं पाए गए उनको रखा गया ए ग्रेनुलोसाइट में। किसमें रखा गया, ए ग्रेनुलोसाइट में। चलो हम इसके WBC की हम बाद में बात करते हैं, यानी कि इसके टाइप की बाद में बात करते हैं। ठीक है, पहले हम आते हैं कि कौन सी WBC ऐसी हैं जो हमारी यहाँ पे काम आएंगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि WBC जो है वो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, ये पहुंच गए भाई साहब। अब हमारे जो WBC का प्रकार है कौन सा, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेगस और NK सेल। देखो ये जो न्यूट्रोफिल है और जो मैक्रोफेगस है ये हमारे WBC ही है। क्या है, WBC ही है। तो देखिए सबसे पहला जाएगा जो हमारे घर में जो छोटा होता है, सबसे पहले हम उसी को ही बेचते हैं। अब देखिए पहुंच गया भाई साहब ये न्यूट्रोफिल। WBC का कौन सा प्रकार है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स गया, इस बैक्टीरिया को मार देता है। निकल लो बेटा तुम, बहुत देर हो गई तुमको। ठीक है, तो ये क्या करता है, न्यूट्रोफिल इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंचा था, हमारे ब्लड में पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये तो ठीक है मान दिया इसने। अब क्या हुआ, इसने अपनी वृद्धि कर ली, इसने संख्या इतनी बढ़ा ली कि न्यूट्रोफिल्स जो है कम पड़ने का मतलब ये हारने लगे, यानी कि ये बैक्टीरिया हमारे न्यूट्रोफिल्स पर हावी हो गया। और जैसे ही हावी हुआ तो भाई साहब इसके बड़े भाई गुस्सा हो गए, अच्छा तुम हमारे भाई को मार रहे हो, अभी चलो हम तुमको देखते हैं। तब ये भाई साहब जाएंगे मैक्रोफेगस, ये जो मैक्रोफेगस। अब मैक्रोफेगस ये देखो आ गया, ये देखो भाई साहब ये टहल रहे, आओ बेटा तुम, ये कौन है, मैक्रोफेगस क्या करता है, ये कई बैक्टीरिया को एक साथ खा जाता है, कई बैक्टीरिया को एक साथ खा के खत्म कर देता है। ठीक है, एक साथ खा के खत्म कर देता है। तो इस प्रकार जो है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। समझ गए, ये होता है WBC का कार्य, कितना भयंकर होता है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी की अच्छाई तो कर रहे हैं। तो क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हमने इनको सबको बाहर से लिया है अपने शरीर में, बाहर से तो लिया नहीं है, ये हमारे शरीर में खुद ब खुद बने हैं। समझ रहे हो, ये हमारे शरीर में खुद ब खुद बने हैं, इसीलिए इनको इन्नेट में रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब आता है, अब हम बात करते हैं अपने आखिरी बैरियर की, वो है साइटोकाइन बैरियर। कौन सा बैरियर है, साइटोकाइन। और साइटोकाइन में हमने एग्जाम्पल लिया है इंटरफेरॉन का। किसका मैंने एग्जाम्पल में कौन क्या लिया है,
इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन की हम बात बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब कोई वायरस हमारी कोशिका में एंटर करता है, यानी कि हमारी कोशिका को, जैसे मान लो कि ये हमारी कोशिका है, लाओ भाई साहब थोड़ा इसको भी रेस्ट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई वायरस हमारी कोशिका में चला गया, ठीक है, अब देखिए ये हमारी कोशिका है, ये कोई हमारी कोशिका है, और ये देखो हमारे कोशिका में वायरस आ गया, ये क्या है, वायरस। ठीक है, और जब वायरस पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है ये रोग उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब क्या करता है वायरस, जैसे ही इस कोशिका में आ जाता है तो हमारी ये कोशिका क्या होगी, इन्फेक्टेड होगी कि नहीं होगी, इन्फेक्टेड हुई कि नहीं हुई, इन्फेक्टेड हुई। अब देखिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल एग्जांपल लेके बताता हूं। क्या होता है कि अगर जो हम लोगों को बचपन से ही बताया जाता है, जैसे मूवी वगैरह में भी देखते हैं कि अगर जो 100 लोगों को बचाने के लिए अगर जो 1 या 2 या 5 की कुर्बानी दी भी जाए तो वो गलत नहीं है, वो क्या है, सही है। तो यानी कि हमने क्या किया, अपने 100 देशवासियों को बचाने के लिए 5 लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। ठीक है, अब जैसे आर्मी ले लो, हमारी पूरी देश की रक्षा करता है। ठीक है, पूरी देश की रक्षा करते हुए हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं, लाखों यानी कि करोड़ों की संख्याओं में हम लोग हैं ना, 135 करोड़ जनसंख्या है, यानी कि अभी लेटेस्ट एक रिकॉर्डिंग 135 नहीं 100, अब तो तुमको लगता है 40-45 हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अब से 100 मान लो 140 करोड़ की जनसंख्या हम लोगों की है, 140 करोड़ की। ठीक है, लेकिन रक्षा कितने कर रहे हैं, कुछ ही लोग तो कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अब देखो हमारे जवान शहीद भी जाते हैं, कितनी क्या बोलते हैं, और इनकी जवान शहीद हो जाते हैं, उसके बाद हमारे देश की विडंबना ऐसी है कि उन पर कमेंट किया जाता है। समझ रहे हो। अब देखिए तो ऐसे ही जो है, अभी तो बात करते हैं, तो समझाते हैं आखिर हमने ये इस टॉपिक को यहाँ पे कैसे क्यों लाया। आखिर हम क्या करते हैं, देखो हम लोग कहने का मतलब है 100 लोगों को बचाने के लिए अगर जो हम खुद की कुर्बानी देते हैं तो वो सही भी है। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे ये कोशिका है, ये कोशिका इन्फेक्टेड हो गई, इसमें वायरस पहुंच गया, अब इसके बगल में भी तो कोशिकाएं होंगी, कि केवल एक ही कोशिका हमारे शरीर के अंदर है, नहीं तो लाखों करोड़ों कोशिकाओं के हम बने हुए हैं। ठीक है, इसके बगल में भी एक कोशिका होगी, इसके भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, यहाँ भी कोशिका, चारों ओर कोशिका ही तो है। हमारी बॉडी जो है टिश्यू यानी कि क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल की है। ठीक है, अब देखिए यानी कि ऑर्गन लेवल का मतलब होता है जो हम लोगों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ऑर्गन लेवल का, यानी कि ऑर्गन सिस्टम का है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब ये कोशिका सोचती है, ये भैया ध्यान से देखो, ये कोशिका सोचती है यार हम तो इन्फेक्टेड हो ही गए हैं, हम तो इन्फेक्टेड हो ही गए हैं, लेकिन हमारे जो चारों ओर की कोशिकाएं हैं वो तो कम से कम बच जाएं, कि वो भी उनको भी मरवा दे। बताइए, वो तो यही सोचेगा कि हम तो इन्फेक्टेड हो ही गए हैं, लेकिन जो हमारे चारों ओर की जो कोशिकाएं हैं कम से कम वही बच जाएं। तब क्या करता है, इस कोशिका के द्वारा एक लिक्विड सिक्रीट होगा। यह जो कोशिका है जो इन्फेक्टेड है, जिसमें वायरस चला गया है, उस कोशिका से एक जेली नुमा यानी कि गाढ़ा यानी कि क्या बोलते हैं, तरल जो है, एक तरल पदार्थ निकलता है, उसे ही बोलते हैं इंटरफेरॉन। उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और इंटरफेरॉन का कार्य क्या होता है कि वो सभी कोशिकाओं को सचेत कर दे कि ये हमारी कोशिका जो है इन्फेक्टेड है और थोड़ा सचेत रहिए। ठीक है, तो इंटरफेरॉन का मतलब क्या हो गया कि वो जो है अपने चारों ओर की कोशिकाओं को जो है प्रोटेक्ट कर देता है। तो वायरस जो है, इस वायरस यहाँ पे तो अपनी मल्टीप्लाई करेगा ना, तो मल्टीप्लाई जब करता है तो ये कोशिका इंटरफेरॉन तो पहले निकाल चुकी है ना। ठीक है, तो ये जो इसके चारों ओर की कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो वो उन कोशिकाओं के चारों ओर चला जाता है, यानी कि उसको बाइंड कर देता है कि ये जो वायरस है इसमें ना जा पाए बगल वाली कोशिका में। ठीक है, तो इंटरफेरॉन का कार्य समझ गए। ठीक है, यही कार्य है। और इंटरफेरॉन क्या होता है, कब निकलता है, ये हमने सब आपको बता दिया है। तो अब इसी के साथ जो है आपका इम्यूनिटी का जो पहला प्रकार था, इनेट इम्यूनिटी, ये आपका एंड हुआ। ठीक है, तो समझ गए, इनेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात, जो हमें जन्म से मिलती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। उसके बाद मैंने इसके 4 प्रकार बताए,
फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइनिन। क्या बताया? साइटोकाइनिन। ठीक है, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, समझिए। अब हम आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। किस पे आते हैं हम? एक्वायर्ड। नमस्कार दोस्तों, देखिए हमने जो है अभी कुछ समय पहले जो है बात की है इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में मैंने आपको जो है उसका पहला टाइप पढ़ाया है इन्नेट इम्यूनिटी का। हमने इन्नेट इम्यूनिटी की बात कर ली है, और जो हमारा इम्यूनिटी का जो दूसरा प्रकार है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलती है, यानी कि जन्म के समय नहीं होती। ये जो है हमारे शरीर में जो है, जब हमारे शरीर में पैथोजन्स अटैक करते हैं और हमारे पैथोजन अटैक करने के बाद जब वो हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तब हमारे शरीर जो हमारा बॉडी है वो जो है तब जो है इस प्रकार की जो इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करता है। ठीक है, यानी कि ये जन्म के बाद आती है। कब आती है? जब हमारे शरीर में पैथोजन्स अटैक करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आगे। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये भी दो प्रकार की है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहला ह्यूमरल, पहला कौन सा है? ह्यूमरल। दूसरा है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। कौन सी है? सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ठीक, अब देखिए आखिर ये सेल मीडिएट, हम सबसे पहले इसकी ही बात करेंगे। ठीक है, इसकी बात करेंगे हम इसकी। अब देखिए सेल मीडिएट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी में आते हैं टी लिम्फोसाइट। कौन आता है? टी लिम्फोसाइट। देखिए हमारे ब्लड में जो है ये टी लिम्फोसाइट बनते हैं। कब बनते हैं? जब पैथोजन्स एक्टिव होते हैं। अब देखिए आखिर ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब कार्य करेगी? आखिर ये भी तो पता चले कि आखिर हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब काम करती है। जब हमारी इन्नेट इम्यूनिटी मौजूद है तब आखिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों आई, किस लिए आई? ठीक है, तब देखिए हम इस पे ही बात करते हैं। क्या हुआ कि ये देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल है। देखिए ये हमारी ब्लड की पाइप है। क्या हुआ? पैथोजन्स ये जब टहल रहे, ये देखो बाबू टहल रहे मेरे, ये देखो ये उनकी नाक हो गई, ये देखो हंस रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इन्नेट में चलते हैं। इन्नेट यानी कि इन्नेट में क्या होगा? जो आपने नोट्स बनाया है सामने लिखा होगा, तो इन्नेट पे जो इन्नेट इम्यूनिटी है उस पे जाइए। इस पे क्या हुआ? न्यूट्रोफिल ने अटैक किया, मार दिया, मर गया। ठीक है, यानी कि हमारी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं ऐसे होते हैं जिनको न्यूट्रोफिल जो है मार देता है, खत्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, यानी कि बहुत अधिक संख्या में हो जाते हैं, तो न्यूट्रोफिल हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तब काम करता है मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस क्या करता है? ये देखो मैक्रोफेगस, ये देखो मैक्रोफेगस। मैक्रोफेगस कहेगा अच्छा तुम हमारे छोटे भाई को मार रहे हो, अभी लो। ये क्या करता है मैक्रोफेगस? ये देखो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? कई बैक्टीरिया को एकदम खा लेता है, एकदम खा के नष्ट कर देता है। तो कुछ बैक्टीरिया को ये भी नष्ट कर देता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया होते हैं हठी, यानी कि खतरनाक डेंजर टाइप के होते हैं। ये जो है माइक्रोफेगस से भी नहीं मरते। ठीक है, ये देखो मान लो कि ये बैक्टीरिया आ गया है, वो डेंजर। ये देखो बैक्टीरिया है, ये इस पे जो है सींगें लगी हुई हैं, ये सींगें लगी हुई हैं। ये देखो ये सबसे खतरनाक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो है मैक्रोफेगस को भी जो है मैक्रोफेगस से भी ये नहीं जा रहा है। तब क्या होता है? तब देखिए अब हमारी काम आएगी यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी अब काम करेगी यहाँ पे। कैसे होता है अभी हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि जो मैक्रोफेगस है, मैक्रोफेगस जो है एक तरल निकालते हैं अपने इस कोशिका। जो ये मैक्रोफेगस है ये भी तो एक प्रकार की कोशिका ही है। ठीक है, तब क्या होता है इन कोशिकाओं के माइक्रोफेगस क्या करती हैं? अपने सेल से एक लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, यानी कि इसको निकालती हैं लिक्विड को। और ये लिक्विड क्या करता है अभी आपको बताते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा हम टर्मिनोलॉजी भूल गए हैं।
डेंड्राइटिक सेल। कौन सी कोशिकाएं होती हैं यहाँ पे? हमारे डेंड्रियाटिक सेल। और इन्हीं डेंड्रियाटिक सेल का दूसरा नाम है ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। इसका नाम क्या है? ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है। मैक्रोफेगस क्या करता है? एक लिक्विड को सिक्रीट करता है। सिक्रीट का मतलब होता है बाहर निकालता है, यानी कि बाहर निकालने का मतलब है कि अपनी कोशिका से निकालता है। ठीक है। अब ये लिक्विड क्या करता है? ये जो लिक्विड है ये इन डेंड्रियाटिक सेल यानी कि ब्रेन ऑफ इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म कर देता है। किसे इन्फॉर्म करता है? डेंड्रियाटिक कोशिकाओं को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई साहब अब जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की आवश्यकता है, ये जो बैक्टीरिया है काफी डेंजर है, ये मुझसे भी नहीं मर रहा है। ठीक है। तो अब क्या करेगा? ये डेंड्रियाटिक सेल क्या करती हैं? ये डेंड्रियाटिक सेल, अब देखिए ये डेंड्रियाटिक सेल हमारी एक्टिव हो गई है। वो जो लिक्विड सिक्रीट किया था मैक्रोफेगस ने जो यानी कि लिक्विड जो सिक्रीट किया था तरल पदार्थ, उससे क्या हो गया? हमारी डेंड्रियाटिक सेल एक्टिव हो गई। ठीक है। और ये डेंड्रियाटिक सेल ने क्या किया? इस बैक्टीरिया के टुकड़े कर दिए। क्या किया? इस बैक्टीरिया को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये बैक्टीरिया देखो यहां से टूट गया। ठीक है। और तब तक और जो है ये अपनी मल्टीप्लाई करता था, ये देखो डेंजर वाला, तब तक ये अपनी मल्टीप्लाई करता रहा। ठीक है। इसने क्या किया? डेंड्रियाटिक सेल ने जब ये एक्टिव हो गई डेंड्रियाटिक सेल, वो क्या करती है कि इस बैक्टीरिया को तोड़ देती है, और इस बैक्टीरिया के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, इनको अपने ऊपर सजा लेती है, अपने ऊपर सजा लेती है। ये देखो सजा लिया, ये सज गए भाई साहब, ये दूल्हे बन गए। अब देखिए क्या होता है, सॉरी क्या होता है, ये डेंड्रियाटिक सेल जो है अब यहाँ पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? ये इसको देखेंगे कि भाई साहब देखिए ये जो है अपने हमारे ब्लड में जो है, इस शरीर में जो है क्या बोलता है कि ये बैक्टीरिया आया है। ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का हम क्या करें, आप लोग समझाइए। ये कहता है डेंड्रियाटिक जब यहाँ पहुंचता है हमारे ब्लड में, इसको एक्टिव करने के लिए या क्या करता है कि अपने ऊपर इस बैक्टीरिया के टुकड़े को तोड़ देता है, अपने सेल के ऊपर सजा लेता है। सजाने के बाद इनके पास आता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के पास आता है, और सबसे पहले इनके पास जाता है। कहाँ जाता है? टी लिम्फोसाइट के पास जाता है। टी लिम्फोसाइट के पास पहुंचा, और इसने क्या किया? इसने इससे पहले बोला, अरे मैं देखो बोला कहने का मतलब है मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम तुमको कैसे समझा सकते हैं। तो हमारा समझने का तरीका ऐसा ही है। ठीक है। ये डेंड्रियाटिक जो सेल है, तो ये डेंड्रियाटिक सेल है, ये टी लिम्फोसाइट के पास आई, और टी लिम्फोसाइट हमारी 3 प्रकार की है। ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, मेमोरी टी लिम्फोसाइट, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब देखिए अब ये जो है टी लिम्फोसाइट 3 प्रकार की है, और सबसे पहले क्या करेगा इन तीनों टी लिम्फोसाइट में, ठीक है, इस बैक्टीरिया की पहचान करेगा कि जो इस डेंड्रियाटिक सेल पे जो ये बैक्टीरिया लगा हुआ है, इसे कौन टी लिम्फोसाइट नष्ट कर सकता है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट ने कहा हमसे नहीं हो पाएगा भैया, अपना देखो हमसे ये है कि हम इस बैक्टीरिया को नहीं मार सकते, इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है। उसके बाद मेमोरी टी लिम्फोसाइट, वो तो कह देगा हम तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो भैया कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो न्यूट्रल हैं, हम किसी को नहीं मार पाएंगे। ठीक है। फिर ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल, ठीक है, यानी कि इन तीनों टी लिम्फोसाइट में से कि कोई भी एक लिम्फोसाइट ऐसी होगी जो इस बैक्टीरिया को मार सकती है। क्या कर सकती है? मार सकती है। तो ये क्या करेगा, इसमें से कोई भी लिम्फोसाइट एक्टिव होगी और बैक्टीरिया को नष्ट कर देगी। ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का इम्यून सिस्टम है। अब देखिए अब क्या हुआ कि भाई साहब
बहुत परेशान हुए। पहले आप देखिए, हम बात करते हैं एक एक लिम्फोसाइट की बात करते हैं। सबसे पहला साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट। साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट क्या करता है कि जैसे देखो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी पैथोजन हमारी सेल के अंदर घुस गया। कहां घुस गया? सेल के अंदर घुस गया। ठीक है, अब क्या करेगा, जो ये साइटोटॉक्सिक जो टी लिम्फोसाइट है, ये क्या करेगा, जो हमारी सेल इन्फेक्टेड हो गई है ये उसे ही नष्ट कर देगा, उसे ही खाकर नष्ट कर देगा। यानी कि अपनी ही सेल को खाकर नष्ट कर देगा, यानी कि हमारे शरीर की ही कोशिका को खाकर नष्ट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि हमारी जो कोशिका इन्फेक्टेड हो चुकी है, ये साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट उस इन्फेक्टेड सेल को ही नष्ट कर देता है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो आगे ना बढ़ पाएगा। ठीक, ये तो पहला हो गया। दूसरा मेमोरी टी लिम्फोसाइट। मेमोरी टी लिम्फोसाइट जो है, ये जो है क्या बोलते हैं, पैथोजेंस को नहीं मारती है। ठीक है, उसके बाद हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट, अब देखिए ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट का काम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट है। इस लिम्फोसाइट के द्वारा हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी में पाए जाने वाला बी लिम्फोसाइट को एक्टिव करता है। किसे एक्टिव करता है? बी लिम्फोसाइट। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है, वो जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिव करती है। और जैसे ही ये ह्यूमरल इम्यूनिटी एक्टिव हुई, तो यानी कि हमारी बी लिम्फोसाइट एक्टिव हो गई। ठीक है, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिव हुई, तो तैसे भी बी लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की हैं, मेमोरी बी सेल लिम्फोसाइट और ठीक है, मेमोरी बी लिम्फोसाइट, ये भी कुछ नहीं करती है। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट। प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट भी जो है इन बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए बहुत अधिक कार्य करती है, यानी कि बहुत सबसे अच्छा ही यही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये हमारा इम्यून सिस्टम जो है, ये जो है यानी कि बना रहेगा, चलता रहेगा, हमारे शरीर की जो है लड़ने की क्षमता बनी रहेगी। अब देखिए, अब क्या होता है, जब पहली बार हमारी सेल्स में कोई पैथोजन आया, तो उसको जो है इन लिम्फोसाइट ने मिलके नष्ट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हमारा पहला अटैक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो ये हमारी मेमोरी बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट है, जो मेमोरी बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट, ये क्या करती हैं, इनके नाम में ही मतलब है मेमोरी। मेमोरी यानी कि याददाश्त। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, मेमोरी बी लिम्फोसाइट, मेमोरी टी लिम्फोसाइट, मेमोरी टी लिम्फोसाइट। अब क्या होगा, जब कभी भी हमारी लाइफ की किसी भी स्टेज में जब यही वाला बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी पैथोजन जब हमारे शरीर को दोबारा एक वो करेगा, अटैक करेगा, ठीक है, जब हम पर दोबारा अटैक होगा उसी सेम पैथोजन का, ठीक है, जिनसे इन कोशिकाओं ने लड़ा है, ठीक है, अब यहां पे काम आएगा कौन सा, मेमोरी बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट। अब क्या करेगा, जब दोबारा अटैक होगा, ठीक है, तो प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इनका कोई काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, मेमोरी बी लिम्फोसाइट और मेमोरी टी लिम्फोसाइट बोलेंगे तुम लोग शांत रहो, इन सबसे कह देगा कि अब तुम लोग शांत रहो, अब मैं करूंगा जो करूंगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कोशिकाएं मिलकर, मेमोरी बी लिम्फोसाइट, मेमोरी टी लिम्फोसाइट, इन्हीं केवल और केवल दो कोशिकाएं मिलकर इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देंगी। ठीक है, इन लोगों को याद आ जाएगा कि अरे कहेंगे, अब ये दोनों कोशिकाएं कहेंगे कि अरे ये तो भाई साहब वही वाले हैं जो पहले इन्होंने अटैक किया था, अच्छा दोबारा आ गए हो, आओ बेटा तुम्हारा स्वागत है, आइए भाई साहब आइए, लाइन में लगिए। ये दोनों कोशिकाएं ही मिलकर, यानी कि ये दोनों लिम्फोसाइट मिलकर ए यानी कि टी और बी यानी कि मेमोरी वाली उसको नष्ट कर देंगे। ठीक है, तब जो है प्लाज्मा और साइटो और हेल्पर, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, ये दोनों ही मिलकर जो है उसे नष्ट कर देंगी। तो ये हो गया, इसी के साथ आपका इम्यून सिस्टम समाप्त। ठीक है, और आप ऐसा कीजिएगा
कि जब हमारा ये इम्यून सिस्टम पढ़िएगा, ठीक है, तो शायद 12th या 10th की बुक अपने सामने रखिएगा और जो हम पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, अच्छे से यानी कि मेरी क्लास भी लेते रहिए और बुक में भी देखते रहिए। इससे क्या होगा, आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, और अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये इम्यून सिस्टम खत्म हुआ। अब देखिए, अब हमारे शरीर में रोग कैसे हो जाता है, ठीक है, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। बैक्टीरिया के रोग अलग पढ़ेंगे, वायरस के द्वारा होने वाले रोग अलग पढ़ेंगे, और क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग अलग अलग पढ़ेंगे, और फंजाई के द्वारा होने वाले रोग अलग अलग सब पढ़ेंगे। उनकी कैटेगरीज आती रहेंगी, हम आपको बताते रहेंगे कि ये वायरल है, ये यानी कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला है, ये फंजाई के द्वारा होने वाला है, या प्रोटोजोआ के होने वाला रोग है, या नेमेटोड के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो अलग अलग पैथोजेंस के बारे में अब हम लोग अलग अलग रोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर जो आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप हमारे इनकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम सोल्यूशन 100% देंगे। और अगर तो आपको कुछ समझ में ना आया है तो हमारा वीडियो जो है थोड़ा रिबैक करके देख, यानी कि सॉरी बैक करके आप दोबारा उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे आपके रोगों के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये जो हमारी ये जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा ही हमारी एंटीबॉडी बनती है। तो यही सब है, तो ये सब एंटीबॉडी का ही कार्य करेंगी सब। ये टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार का एंटीबॉडी ही उत्पन्न कर रही है, ठीक है। अब जैसे कोई भी पैथोजन हमारे शरीर के अंदर आया है, ठीक है, तो वो क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल है ना हमारे शरीर के लिए, और जो फॉरेन पार्टिकल होता है वो एक एंटीजन की तरह कार्य करता है, और एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी ये बनाते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, समझिए। तो एंटीजन, एंटीबॉडी, हमने तुमको सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं डिफरेंट जो है पैथोजेंस के द्वारा होने वाले डिफरेंट डिजीजेस, यानी कि डिफरेंट रोग के बारे में बताते हैं। देखिए, अब हम आते हैं पहले रोग पर, आखिर मनुष्य में होने वाला, या हम बात करेंगे रोगों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला रोग क्या हमने लिया है, पीलिया, जिसको हम लोग पीलिया बोलते हैं, यानी कि आसान भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया। और पीलिया को ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जॉन्डिस, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इसे, हैं जॉन्डिस बोलते हैं। और इसे साइंटिफिक भाषा में क्या बोला जाता है, हेपेटाइटिस, क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। इसे साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, ठीक है। अब देखिए, ये जो हेपेटाइटिस है, ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो पॉइंट होगा, ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये रोग किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। और इसमें वायरस, कौन सा वायरस होगा, इसमें वायरस होगा हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आखिर ये इफेक्टिव, यानी कि हमारे शरीर में जब ये पीलिया हो जाता है, ठीक है, तो आखिर हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, कौन सा बॉडी ऑर्गन इन्फेक्टेड होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। इससे जो है हमारा इफेक्ट होता है, इफेक्ट कहां पर होता है, इफेक्टेड ऑर्गन हमारा हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हो जाएगा हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। इफेक्टेड ऑर्गन हमारा कौन सा हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, जब ये वायरस हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी जब हमारे शरीर के अंदर चला जाता है ये वायरस, तो हमारा कौन सा बॉडी ऑर्गन इफेक्टेड हो जाता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये हमारा वायरस अटैक करता है, ठीक है, तो आखिर क्या हो जाता है, समझ रहे हो, तो क्या होता है, इसमें जो है हमारे क्या बोलते हैं, जो स्टमक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, आंखें वगैरह पीली हो जाती हैं, बाथरूम और यानी कि क्या बोलते हैं, फीकस और जो यूरिन जो हम लोग निकालते हैं वो जो है उसका कलर भी येलोइश
हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इफेक्ट हो जाता है कि यानी कि हमारे शरीर में जो है पाचन जो है अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि पाचन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। और इसमें जो है भूख भी नहीं, यानी कि इसमें जो जब पीलिया हो जाती है तो इंसान को भूख बहुत ज्यादा लगती है, वो बहुत ज्यादा खाता है, तो इसके जब जब खाना खाएगा पाचन सही से हो नहीं पाएगा तो उसके शरीर में स्वेलिंग आ जाएगी, स्टमक में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो पीलिया जो है हेपेटाइटिस ए और बी ये दोनों ही घातक होते हैं। ठीक है, अगर जो इनका समय पर इलाज ना हुआ, ठीक है, तो ये काफी हमारे शरीर को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे इसमें लीवर में भी सूजन आ जाती है। कहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है? लीवर में भी स्वेलिंग आ जाती है। लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, और जब लीवर में स्वेलिंग आती है तो हमारा लीवर वगैरह सब जो है अच्छे ढंग से काम नहीं करता है, तो सब गड़बड़ा, यानी जब डाइजेशन नहीं सही रहेगा तो शरीर बेकार, किस काम का शरीर। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका बचाव क्या होगा और इसका उपाय क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, क्लोरीनेटेड वाटर का क्लोरीनेटेड बचाव हम क्या देखने जा रहे हैं, बचाव देखने जा रहे हैं, आखिर कैसे बचाव होगा, समझ रहे हो। और देखिए इसका बचाव हो जाएंगे कि क्लोरीनेटेड वाटर का यूज करें, यानी कि उबला हुआ पानी। ठीक है, उबला हुआ या क्लोरीनेटेड यानी कि साफ पानी का यूज करें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जो पेशेंट है, जो पेशेंट है वो जैसे कोई सामान यूज करता है, जैसे बर्तन हो गए, तौलिया हो गया, और क्या बोलते हैं कंघा हो गया, कॉम्ब जिसको बोलते हैं, यानी कि हेयर सही करने के लिए। ठीक है, तो उन और उसके कपड़े हो गए, ठीक, उन चीजों को जो है स्ट्राइल करते रहो। स्ट्राइल का मतलब होता है कि संक्रमण से जो है उसे, कहने का मतलब है कि रोग फैल ना पाए, समझ रहे हो। तो यानी पेशेंट के जो यूज की चीजें हैं, जो यूज करता है यानी कि बीमारी के दौरान, उसको जो है स्ट्राइल यानी कि रोग, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्ट्राइल को बोलते हैं रोग मुक्त, यानी कि इन्फेक्शन मुक्त करते रहिए, उसको स्ट्राइल करते रहिए, यानी कि पेशेंट की जो चीजें हैं उनको चीजों को स्ट्राइल करें, यानी कि समय समय पर उनको, जैसे तौलिया वगैरह कुछ भी तो उनको समय समय पर धुलते रहें, बर्तन है तो उनको गर्म पानी में धुलें। ठीक है, ये सब होता है स्ट्राइल करने का तरीका। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बचाव क्या होगा इसका, वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस का आप टीका लगवाइए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट बचाव क्या है कि पेशेंट को जो है, जो पेशेंट है उसको साफ सुथरा वातावरण दे। अब देखिए आखिर इसका उपचार क्या होगा, उपचार, इसका पहला उपचार हो जाएगा इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगवाएं। अगला गन्ने का रस, अगला क्या हो जाएगा, गन्ने का रस का मतलब है कि आप ऐसी चीज दे जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मैक्सिमम हो। ठीक है, और गन्ने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा कंप्लीट बेड रेस्ट। क्या हो जाएगा, कंप्लीट बेड रेस्ट। जो पेशेंट होता है उसको जो है आराम करने दिया जाए, बहुत ज्यादा जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक वो केवल आराम करे, कोई काम ना करे, और बीमारी में काम वैसे भी नहीं करना चाहिए। देखिए अब देखिए हम फिर से दोबारा रिवीजन करते हैं अपना। पीलिया यानी कि जॉइंटिस की बात की हमने, क्योंकि हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है, और हेपेटाइटिस कौन से वायरस है, 2 वायरस है, ए और बी। और उसके बाद इन्फेक्टेड ऑर्गन, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इन्फेक्टेड होता है, जो यानी कि ऑर्गन है वो जो है लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। होता क्या है, लीवर में
स्वेलिंग आ जाती है। जब लीवर में स्वेलिंग नहीं यानी कि आ जाएगी, जब स्वेलिंग आ जाएगी तो हमारा जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सही से काम नहीं करेगा, यानी कि पाचन नहीं होगा। ठीक है, खाओगे तो तुम बहुत, लेकिन यानी कि शरीर में कुछ नहीं लगेगा। उसके बाद बचाव आखिर क्या करना चाहिए हमें? क्लोरीनेटेड वाटर का इस्तेमाल करें, चाहे उबला पानी, उबला हुआ पानी का इस्तेमाल करें। पेशेंट की जो चीजें होती हैं जो उस बीमारी के दौरान यूज करता है, जैसे खाने के बर्तन हो गए, तौलिया हो गया, यानी कि कुछ भी बेड वगैरह हो गया, तो उसको जो है समय समय पर आप जो है साफ करते रहें। ठीक है, स्ट्राइल करते रहें। उसके बाद वैक्सीनेशन, जो ये हेपेटाइटिस का जो यानी कि जो रोग का जो टीका होता है उसे लगवाएं। उसके बाद पेशेंट को जो है क्लीन इन्वायरमेंट दे, यानी कि साफ सुथरा जो है माहौल उसको दे। उसके बाद उपचार क्या है? उपचार है इंटरफेरॉन का इंजेक्शन लगवाएं। कार्बोहाइड्रेट युक्त, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज ज्यादा हो, ठीक है, वो चीजें दे, जैसे गन्ने का रस, समझ रहे हो, गन्ने का रस में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद कंप्लीट बेड रेस्ट, जो पेशेंट है उसको अधिक से अधिक समय तक आराम करने दिया जाए। तो ये आपका हो गया पीलिया यानी कि जॉन्डिस यानी कि हेपेटाइटिस डिजीज। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की। देखिए, अब ये हमारा सेकेंड डिजीज है। अब किसकी बात करेंगे? दूसरे डिजीज की। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है पेचिस। पेचिस को बोलते हैं एमीबिएसिस। क्या बोलते हैं? एमीबिएसिस यानी कि पेचिस। ठीक है, और इसको साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है डिसेंट्री। क्या बोलते हैं इसको साइंटिफिक भाषा में? डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला आखिर देखो, मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? मलेरिया पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था हमको? ध्यान दीजिए, सॉरी, मैंने आपको अभी जॉन्डिस पढ़ाया है। तो जॉन्डिस किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। लेकिन ये जो रोग है कौन सा है? एमीबिएसिस। ये जो है एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा यानी कि जो ये आपका प्रोटोजोवन है, ये कौन सा प्रोटोजोवन है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यानी कि जो ये प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जब ये हमारे शरीर में किन्हीं भी कारणों की वजह से पहुंच जाता है, तब ये जो है दस्त यानी कि पेचिस इसको उत्पन्न करता है। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने कभी कभार क्या हुआ, जैसे खुली यानी कि जैसे जो रेडी वगैरह होते हैं, ठेला टाइप के, जो अपने सड़क के किनारे या किसी नहरिया के किनारे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सब खुले में होता है। ऐसा तो नहीं कि उसको सील लगा के देता है वो, और तुम खाते हो तो सड़क के किनारे खाते हो ना, तो सड़क के किनारे एंटीविवा हिस्टोलिटिका जो है हवा में घुमा फिरा करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसीलिए घर वाले कहते हैं कि बाहर की खुली हुई चीजें ना खाएं। ठीक है, क्या होता है किन्हीं कारणों की वजह से जो है, जैसे हमने कुछ खाया उसके माध्यम से या एयर के माध्यम से, किसी माध्यम से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी किसी शरीर के अंदर पहुंचा है, तो क्या यानी कौन सा रोग उत्पन्न कर देगा? ये तुम्हारा क्या बोलते हैं एमीबिएसिस यानी कि पेचिस उत्पन्न कर देगा। डिसेंट्री यानी कि दस्त उत्पन्न कर देगा। क्या होता है ये जो तुम्हारा, इसका लक्षण क्या है? लक्षण क्या है? जब ये हमारे शरीर में चला जाएगा तो हमें पेचिस आने लगेगी ना, तो जब पेचिस आएगी तो पेट में दर्द भी होगा, ऐठन भी होगी। ठीक है, स्टमक एक को बोलते हैं पेट में दर्द, कब्ज हो जाएगा, पेट में ऐठन होगी। और जब हमारे दस्त नहीं रुकेंगे यानी कि दस्त बंद ही नहीं होंगे, लगभग 5-6 दिन तक दस्त चलते रहे, तो क्या होगा यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ी कहीं से कहीं पे डैमेज हो जाती है। ठीक है, और जब जैसे ही हमारी जो है क्या बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल डैमेज होती है, तो उसमें से ब्लड आने लगता है। कभी कभार देखे होंगे कि जैसे कोई किसी के दस्त वगैरह आते हैं तो उसी मल के साथ जो है ब्लड भी आता है। ठीक है, और उसमें म्यूकस टाइप का भी आता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जो है काफी घातक होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आम भाषा में उसको बोलते हैं आम आना। क्या ना? आम आना, यानी कि अत्यधिक श्लेष हो, यानी कि म्यूकस के साथ, ब्लड के साथ, यानी कि मल का आना। ठीक है, इसे ही बोलते हैं आंव का आना। जैसे हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं आंव, यानी कि आंव आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे मल के साथ जो है म्यूकस आता है और ब्लड आता है।
उसे ही बोलते हैं आंव आना। ठीक है, तो क्या होता है, तो ये हो गए लक्षण। लक्षण क्या है, पेट में दर्द, कब्ज, ऐंठन, अधिक यानी कि आंव का आना। ठीक है, अब देखो ये फैलता कैसे है, ये घरेलू मक्खी से फैलता है, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, और देखिए इसकी रोकथाम क्या हो जाएगी, आखिर हम लोग इसको कैसे रोक सकते हैं, तो इसको केवल और केवल साफ सफाई के द्वारा ही रोका जा सकता है। यानी कि खाने पीने की चीजों को मक्खियों से बचाएं, ढकी हुई चीजें खाएं और साफ सफाई रखें। अपने आसपास बने तालाब, घर के बाहर जो घर के अगल बगल में गांव वगैरह में पॉन्ड्स यानी कि तालाब वगैरह बने होते हैं, कुएं वगैरह बने होते हैं, तो जो कुएं या तालाब में जो पानी भरा है उनको समय समय पर साफ करते रहें। तो कैसे साफ करोगे, ठीक है, तो साफ करने का तरीका क्या होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट, हम मुझे केमिकल एक आता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, यहाँ पे लिखा हुआ है, समय समय पर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसको बोलते हैं, ठीक है, से साफ करते हैं। अब देखिए ये तो हो गई रोकथाम की बात। अब बात करते हैं उपचार की कि आखिर इसका उपचार क्या है। तो हम आपको जो है कुछ टैबलेट के नाम बताएंगे, उन यानी कि इन्हीं टैबलेट का जो है इस रोग में उपयोग किया जाता है। पहला है एमेटिन, ये टैबलेट है। दूसरा है वियोफॉर्म, तीसरा है टेरामाइसिन, अगला है ऑरोमाइसिन, लास्ट टैबलेट कौन सी है, ऑरोमाइसिन। तो ये आपकी जो है 4 टैबलेट्स इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रोग की। देखिए अब हम अपने नेक्स्ट, देखिए ये हमारा नेक्स्ट डिजीज है। कौन सी डिजीज है, मलेरिया। ये कौन सी डिजीज है, मलेरिया। अब देखो मलेरिया की बात करते हैं, जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब देखिए ये प्लाज्मोडियम यहाँ पे स्पीशीज की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया के प्रकार की बात करेंगे कि मलेरिया कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये जो मलेरिया के जो टाइप बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनकी प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज के बेस पर बनाया गया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मलेरिया होता है इसमें जो फीवर आता है वो एक निश्चित समय के बाद आता है। यानी कि निश्चित समय का मतलब होता है कि एक निश्चित समय होगा, यानी कि निश्चित समय अंतराल के बाद आता है। जो फीवर है एक निश्चित समय अंतराल के बाद आता है। देखिए पहला है सुदम, यानी कि टर्सियन मलेरिया, यानी कि वेनिंग टर्सियन मलेरिया। अब इसमें क्या होता है, ये होने वाला रोग है, इसमें कौन सा प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या नाम इसका है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और जो इसमें फीवर आता है, जब ये वाला प्लाज्मोडियम अटैक करता है तो जो फीवर है वो 48 घंटे के अंतराल पे आएगा। जैसे आज हमारे फीवर आया है तो जो हमारा इसके बाद वाला जो फीवर आएगा वो 48 घंटे यानी कि 2 दिन के बाद आएगा। अब देखिए दूसरा हमारा है मेलिग्नेंट, यानी कि दुर्गम टर्सियन मलेरिया। ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये यानी कि पेरम, फैल्सीपेरम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी जो फीवर है 48 घंटे के अंतराल पे आता है। और जब ये मलेरिया अटैक करता है, ये वाला मेलिग्नेंट, तो इसमें हमारी ब्लड में पाई जाने वाली आरबीसी नष्ट होने लगती है। क्या होता है, आरबीसी नष्ट होने लगती है। और जब आरबीसी नष्ट होंगी तो आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी कम होगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, और हमारे खून की कमी भी बहुत जल्दी ही हो जाएगी। अगला देखिए, अगला तुम्हारा है माइल्ड टर्सियन मलेरिया। कौन सा है ये, माइल्ड टर्सियन मलेरिया। ये इसे जो है ओवल मलेरिया भी कहते हैं। कौन सा मलेरिया कहते हैं, ओवल मलेरिया। ठीक है, अब देखिए ये होता है प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा। कौन सा प्रोटोजोआ है, ये प्लाज्मोडियम ओवल के द्वारा होता है। और ये जो है कम इफेक्टिव होता है, ये जो है ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, हल्का बहुत फीवर आता है बस ये सही हो जाता है। अगला अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है, यानी जो इसका संक्रमण है ये किसके द्वारा होता है। तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर। ठीक है,
ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। अब देखिए इसके लक्षण क्या हैं। आखिर ये जब मलेरिया हमें हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम जब अटैक करेगा, तो लक्षण आखिर हमें क्या दिखेंगे जो हम पहचान सकते हैं कि हमें मलेरिया हुआ है। पहला, कपकपी और ठंड के साथ तेज फीवर आएगा। क्या होगा? कपकपी और ठंड के साथ तेज फीवर आएगा, ठीक है। और तेज हाई फीवर कितना हो सकता है? 105 से 106 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? बहुत तेज बुखार आता है इसमें। हेडेक रहेगा और एक निश्चित समय अंतराल, हमने पहले बताया था, इसमें आने वाला जो फीवर है वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके रोकथाम की बात करते हैं कि आखिर इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला, भाई मच्छर से बचने का कोई उपाय नहीं है। चाहे जितनी तुम मॉर्टिन कॉइल जला दो, चाहे जितने तुम ऑल आउट ले आओ, कुछ भी ले आओ, ठीक है, कुछ भी कर लो, लेकिन मच्छर से तुम बच नहीं सकते। मच्छर से केवल और मात्र निश्चित आखिरी और पहला और आखिरी उपाय यही है कि मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी का उपयोग करेंगे तभी मच्छर से बच पाएंगे। चाहे कितनी भी महंगी तुम्हारे ऑल आउट ले आओ, बच नहीं पाओगे। यानी कि मच्छरों से बचे और मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब देखिए, जैसे हमारे घर के आसपास में जो नालियां वगैरह होती हैं उसमें मच्छर जो है पनपते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने चारों ओर जैसे कहीं जल भरा हुआ है, कुआं है, तालाब है, तो क्या करेंगे, यही जो पानी वाले एरिया होते हैं, मच्छर वहीं पे जो है पनपते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि जैसे नाली वगैरह, कुआं वगैरह में मच्छर पनप रहे हैं, तो क्या करेंगे, उन पर जाके मिट्टी का तेल स्प्रे कर देंगे, ठीक। उससे क्या होगा कि जो है मच्छर उनके लार्वे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मच्छर के लार्वे उनको नष्ट करने के लिए मिट्टी का तेल या इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक का प्रयोग करें, यानी कि उस पर छिड़काव करें, तो क्या होगा, मच्छर और उनके लार्वा जो है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके, वो मर जाएंगे, ठीक है। और अपने आस पास जल भराव ना होने दें। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके उपचार की। उपचार में मैं जो है आपको 3 टैबलेट बताता हूँ। क्या बताऊंगा मैं? 3 टैबलेट। पहला है कोलैन, दूसरा है क्लोरोक्विन, तीसरा है पेंटाक्विन। 3 टैबलेट आपकी हो गई, जो इससे हमें, ये आपकी मेडिसिन है, इनका उपयोग करके हम क्या करेंगे, मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज पर। देखिए, अब ये हमारा नेक्स्ट डिजीज है। बात करते हैं टाइफाइड पे। इस समय हमारा जो ये कोविड का माहौल चल रहा है, ये जिस प्रकार का मौसम है, ठीक है, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि कोविड के चक्कर में इंसान कम मर रहा है। ये टाइफाइड फीवर और डेंगू के ज़्यादा तुमको पेशेंट मिलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अभी बात कर रहे हैं टाइफाइड। आखिर ये टाइफाइड रोग कैसे होता है, किस प्रकार होता है, आखिर हमारे शरीर में ये टाइफाइड जब हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका उपचार क्या है, उसका रोकथाम क्या है, सबकी बात करते हैं अभी। देखिए, टाइफाइड, ठीक है। अब बात करते हैं टाइफाइड की। सबसे पहला कि जो ये टाइफाइड है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये कौन सा रोग है? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। ये कौन सा है? ये बैक्टीरिया। अब देखिए, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? अब देखिए, मैंने पहले बताया कि ये किसके द्वारा होता है टाइफाइड। ये जो है एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। इसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये जो है रोग हो जाता है। देखिए, ये जो रोग है टाइफाइड, ये सामान्यतः जो है बच्चों में होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कुछ भी हुआ नॉर्मल तरीके से उनको बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये सामान्यतः बच्चों में होने वाला रोग है, लेकिन आजकल जो है ये सबके हो रहा है, नॉर्मल है, ठीक है। और इससे जो है अगर जो समय पर इलाज नहीं हुआ तो इंसान जो है, जो पेशेंट है, उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा कि आखिर हम इसको, ये संक्रमण ये जो है फैलता कैसे है। देखिए, सबसे पहला इसे फैलाने के लिए सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल है घरेलू मक्खियाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार हमारा कोरोना फैल रहा है, ठीक है। कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में जो पेशेंट होता है उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज बिल्कुल टाइफाइड भी होता है। टाइफाइड भी जो है
इंसानों से ही फैलता है। देखिए देखिए, हम जैसे मान लो कि हम पेशेंट हैं, तो क्या होगा, हम सांस लेंगे, सांस में जो हमारी ये नाक के द्वारा जो हवा निकलेगी, ठीक है, सांस लें या छींकें, कुछ भी करें, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी अगर जो हम सांस लेते हैं या छींकते हैं, ठीक है, या फिर थूकते हैं, तो उसमें हमारी जो है बैक्टीरिया भी निकलता है, और उस पे जो है, जो हमने थूका है, उस पर मक्खी बैठेगी, मक्खी पर किसी और पे लेके आके इन्फेक्शन फैलाएगी। तो देखिए, इसीलिए क्या होता है कि जब टाइफाइड हो जाता है तो उस पेशेंट को जो है एक कमरे में जो है अलग कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, वो जो भी चीज़ यूज़ करेगा, उसके बर्तन हो गए, तौलिया हो गया और बिस्तर हो गया, ठीक है, तो ये जो है, अगर जो हम उसके पेशेंट के बर्तनों को छू लेंगे, उसके बिस्तर को छू लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो रोग हमें भी हो सकता है, क्योंकि ये रोग काफ़ी इन्फेक्शियस होता है, काफ़ी बहुत तेज़ी से फैलता है। अब देखिए क्या होता है, इसीलिए जो है रोगी को जो है कोरोना पेशेंट जैसे को अलग कर दिया जाता है, टाइफाइड फीवर में भी पेशेंट को अलग कर देना ही उचित रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से फैल सकता है, ठीक है। अब देखिए, पेशेंट के द्वारा यूज की गई वस्तुओं से यानी दूर रहे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम पेशेंट के द्वारा जो यूज की गई जैसे बर्तन है, ठीक है, तो जब वो ठीक हो जाए, हाँ, तो उसको जो है अपना क्या बोलते हैं, सैनिटाइज करके और स्टाइल करके अपना उसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आखिर इसका लक्षण क्या है, आखिर इसके क्या सिम्टम्स आते हैं शरीर में, जिस जो हम पहचान जाते हैं कि इसके टाइफाइड है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हेडेक होगा, यानी कि सर में दर्द होने रहेगा, फीवर आएगा और वीकनेस, बहुत कमजोरी आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए, ये जो मेन लक्षण होता है इसका क्या होता है कि जब टाइफाइड हो जाता है तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जिसमें खाना वगैरह पचता है, क्या हो जाएगा, ये डैमेज हो जाएगी। तो जब ये डैमेज हो जाएगी, ठीक है, तो जब खाना ही नहीं पचेगा तो क्या होगा, शरीर बेकार है फिर, ठीक है। तो क्या होता है, इस टाइफाइड फीवर में जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है डैमेज हो जाता है। उसके बाद देखिए, जब टाइफाइड फीवर जो है बहुत तेज आता है, और इसी टाइफाइड के जब जो हाई फीवर आता है, तो हमारी स्किन पे क्या होगा, पिंक कलर यानी कि गुलाबी रंग के जो है स्पॉट यानी कि चकत्ते पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लक्षण है सब, ये सब क्या है, हमारे सिम्टम्स हैं। अब देखिए, अब जैसे गए डॉक्टर के वहां, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहला इसका टेस्ट लिखेगा कि आखिर इसकी आप जांच कराइए, अगर तभी तो पहचान पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड यानी कि जो होता है उसकी जांच का नाम है। जो उसको पैथोलॉजी में जो लेके जाएंगे तो वो आपकी कौन सी टेस्ट करेगा, आपकी विडाल टेस्ट ही वो करेगा। तब जो है वो जानकारी आपको बता पाएगा कि आपको विडाल पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। ये कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, अब देखिए, हम सोच रहे हैं कि किसी दिन हम आपको जो है जो क्या बोलते हैं, जो चेकअप वगैरह आता है, वो सब आपको हम किसी ना किसी दिन एक वीडियो बनाएंगे लगभग 1-2 घंटे का, जितने भी जांचें होती हैं पैथोलॉजी में उसकी हम सबकी जानकारी तुमको दे देंगे। तो आप जो है घर बैठे ही अपना जो है वो सब करा सकते हैं, यानी कि अपने आप जान पाएंगे कि हाँ हमारे ये है, ये है, ये है, वो है, ठीक है, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, सब नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। ये सब आपको हम अपनी आपकी जांच एक्सरे वगैरह सब देखना बता देंगे हम। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, आखिर इसकी रोकथाम कैसे की जाए, ठीक है। सबसे पहला, इसकी रोकथाम के लिए हम सबसे पहला वैक्सीनेशन कर सकते हैं, यानी कि टीकाकरण लगवा सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। उसके बाद क्या है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, आखिर ये रोग कैसे फैलता है, मक्खियों के दौरान। तो जब मक्खियों के दौरान फैलता है तो हम क्या करेंगे, अपने आसपास स्वच्छता यानी कि सफाई रखेंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, जो जो पेशेंट होगा, ठीक है, जब वो अपना मल त्याग करेगा, यानी कि जब वो बाथरूम जाएगा सुबह सुबह, ठीक है, तो उसको शौचालय का ही यूज करवाएं। जैसे गांव वगैरह में क्या होता है कि शौचालय अभी बन नहीं पाए हैं, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि बन भी गए हैं तो वो उसका यूज नहीं करते हैं। क्योंकि होते हैं ना कोई लोग, जैसे गांव वगैरह में जो पुराने होते हैं वो कहते हैं कि हमको लेटरिन में है जो यानी कि उतरती नहीं है, ऐसे वगैरह वगैरह सब अपने अपने थॉट हैं, ठीक है। तो पेशेंट को जो है शौचालय का ही यूज कराएं, क्योंकि जो बाहर करेगा जा करके, ठीक है, तो उस पर मक्खी बैठेगी, फिर मक्खी जो है वो जो है रोग फैलाती रहेगी फिर वो, ठीक है, इसीलिए शौचालय का प्रयोग करें। उसके बाद क्या है, हमारा उपचार क्या है, इसका उपचार की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोमाइसिटिन एक टैबलेट आती है,
क्लोरोमाइसिटीन के नाम से, वो जो है इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये हो गया आपका टाइफाइड फीवर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट रोग पर। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की। हमारा नेक्स्ट डिजीज है डेंगू फीवर। इसकी बात करेंगे हम डेंगू की, जो कि इसमें बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे हम यही कहेंगे कि इससे हम आपको साफ यही एडवाइस देंगे कि अगर जो तुम्हें फीवर जो है 4 दिन हो गए हैं आ रहा है, तो कृपया आप अपनी जो है जांच करा लीजिए। ठीक है, आप लोग पैसों का मुंह मत यानी कि माया यानी कि मोह माया ना देखें और अपना प्रयोग करें, यानी कि अपनी जांच कराएं। ठीक है, क्योंकि जब ये फीवर आता है तब इसमें जो है तुम कोरोना से तो बच सकते हो, लेकिन डेंगू टाइफाइड से नहीं बच सकते हो, क्योंकि ये बहुत घातक होता है। डेंगू यानी कि तुम्हें जो कोरोना हुआ है, तो अगर तो प्रॉपर तुम्हें ऑक्सीजन मिलती रहे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन डेंगू में अगर तुमने समय रहते हुए तुमने अपनी जांच ना कराई, ठीक है, तो जो है मुश्किल है। देखिए, हम बात करते हैं डेंगू की। ये जो डेंगू है, ये एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, और जो वायरस होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में जो है आरएनए पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे ब्लड में जो है, देखो भाई साहब यहाँ पे लिखे सही है, देखो ये हमारा ब्लड है। ब्लड में हमारे लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दो होते हैं। सॉलिड में तुम्हारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, जब ये होता है, जो ये डेंगू वायरस होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले ब्लड प्लेटलेट्स को खत्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, और हमारे ब्लड में जो है ब्लड यानी कि पीपी यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या जो है लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होनी चाहिए। अगर तो 1.5 लाख से कम है, ठीक है, तो तुम्हें डेंगू वायरस अटैक कर चुका है। ठीक है, और देखिए, ये जो डेंगू होता है, इसमें जो है, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किसके द्वारा फैलता है। हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर जो है किसके द्वारा फैलता है। तो देखिए, ये फीमेल एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है। क्या होता है कि जब ये मच्छर जो है किसी व्यक्ति के हाथ पैर या कहीं भी जो काटता है, ठीक है, तो काटने के दौरान क्या करता है, ये जो वायरस होता है, ये एडिस एजिप्टाई मच्छर है, उसकी लार ग्रंथियों में चला जाता है। ठीक है, और जैसे ही मच्छर काटता है और वो जो है अपनी लार जो है मनुष्य के में जो है डाल देता है, तो उसी लार के साथ जो है ये वायरस जो है, देखिए जैसे ही मच्छर काटता है तो अपनी लार के साथ जो है, जैसे ही हमारे स्किन में जो है अपनी लार वो डालता है, तो उसी लार के साथ में जो है वो वायरस जो है हमारे अंदर चला जाता है। और ध्यान दीजिएगा, वायरस हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 9 से 12 दिन के बाद दिखते हैं, तुरंत नहीं दिखता है। तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 9 से 12 दिनों के बाद जो है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इन्फेक्शन के 9 से यानी कि इन्फेक्शन जो है 9 से 12 दिनों के बाद दिखता है। अब देखिए, इस वायरस के द्वारा हमारा इन्फेक्टेड पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होगा, ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखते हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला कि जैसे ही डेंगू के सिम्टम्स हमारे सामने आना शुरू होंगे तो हमें हाई फीवर आएगा, बहुत तेज बुखार आएगा, यानी कि इतनी तेज बुखार आएगा कि हमारे जितने शरीर में जो है कहीं पर भी हम टच कर देंगे तो बहुत तेज दर्द होगी। ठीक है, और जो ये पैर के जो हमारा लेग होता है, तो जो हमारा थाई है, यानी कि जो हमारा जिसको जांग बोलते हैं, जहाँ पे फीमर हड्डी होती है, फीमर हड्डी, और जो हमारे पटेला वाला जो जॉइंट है पैर का, उसके नीचे जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, रेडियो अल्ना वाला जो पार्ट होता है, रेडियो अल्ना वाला नहीं, सॉरी, रेडियो अल्ना तो हाथ में होते हैं,
टिबियोफोबिला, ठीक है। तो वहां पे जो जो उसके पीछे जो मांसल पार्ट होता है उसको बोलते हैं फिल्ली, हम लोग देसी भाषा में उसको फिल्ली बोलते हैं, ठीक है। उसमें बहुत अधिक पेन होगा, तो चलना तक मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके लक्षण है, यानी कि उसको हड्डी तोड़ फीवर कहते हैं। जब तुम चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि मेरी हड्डी तोड़े दे रहा है, उसे बोलते हैं हड्डी तोड़ फीवर। अब देखिए, ये देखो, हाई फीवर, फिर हड्डी तोड़ फीवर, और स्किन पर जब इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो स्किन पर क्या होगा, स्पॉट पड़ जाएंगे, ठीक है। ये इसके लक्षण हुए। रोकथाम, रोकथाम तो भैया तुम जानते ही होगे, केवल मच्छर से बचने का केवल एक ही उपाय है, मच्छरदानी का यूज करें, बस है। और अपने चारों ओर जो है जल भराव ना होने दें। अगर जल भराव है तो उसको मिट्टी से बंद कर दीजिए, और जो कोई गंदा नाला टाइप का है तो उसको मिट्टी से तो तुम बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन वहां पर आप जो है मच्छर ना पनपने दें। तो मच्छर ना पनपने देने के लिए आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट का छिड़काव कर सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, या मिट्टी के तेल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे मच्छर और उसके लार्वे जो है मर जाएं। एक पॉइंट हो गया सबसे पहला। अब देखिए हम पॉइंट बताते हैं आपको, बहुत मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बता रहे हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू मुझे भी हो चुका है, डेंगू मुझे भी हो चुका है, ठीक है। तो मैंने जो अपना डेली रूटीन बनाया था, जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन जो मुझे मिला था डॉक्टर्स के द्वारा, उसको मैंने फॉलो किया था। देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहला कंप्लीट बेड रेस्ट, ठीक है। अब देखिए तुमको बताते हैं कि आखिर ये कैसे फैलता है, और ये डेंगू का जो मच्छर होता है ये हमें कब काटता है। देखिए ये जो डेंगू का मच्छर होता है, जो एडिस एजिप्टी जो मच्छर है, वो शाम के 4 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक ये काटता है, ठीक है। ये क्यों होता है देखिए, और जो ये जो मच्छर है ये हमारे जब काटता है, ठीक है, तो हमने आपसे क्या बताया है, शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मच्छर आपको जब ये काटता है तो आपके इन्फेक्शन सर्दियां होगा। अब देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो मौसम चल रहा है, ठीक है, तो अपने पूरे शरीर को जो है बंद रखिए। बंद रखने का मतलब होता है कि आप जो है फुल जो है कपड़े पहने। अब जो इस समय गर्मी बहुत है तो आप फुल कपड़े पहन नहीं सकते हैं, तो क्या करिए कि जब बहुत जरूरी काम हो, ठीक है, तब आप बाहर जाइए। जाहिर सी बात है काम लगेगा, बाहर आप जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप लोग जो है शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, ठीक है, अगर जो बाहर आप हैं तो जूता मोजा यानी कि शूज और सॉक्स को पहने रहें, और फुल कपड़े पहने, यानी कि अंग प्रदर्शन ना करें, ठीक है। अंग प्रदर्शन करोगे तो अंगद महाराज बन जाओगे, निकल लोगे ऊपर, ठीक है। अरे हालांकि ऊपर नहीं निकलोगे, लेकिन कम से कम अपना जो है कम से कम अपना रोगों से तो बचोगे, खुद तो जीवित रहोगे कम से कम, ठीक है। यानी कि बहुत अगर तो समय पर पता चल गया तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या फायदा, खाम पैसा बर्बाद होगा। केवल थोड़ी सी आपकी लापरवाही के कारण जो है पैसा बर्बाद होगा, तो बीमार पड़ोगे, कमजोर रहोगे, ठीक। इसीलिए शाम के 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो है, अगर जो बाहर जा रहे हैं तो जूता मोजा पहने, यानी पूरे शरीर को अपने ढके रहें। और जो आप घर पे रह रहे हैं, ठीक है, तो जो है मच्छर से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप जो है मच्छरदानी का प्रयोग करें, ठीक है। और अगर जो किसी को, बहुत दो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मच्छरदानी में ओवन टाइप की लगती है, सफोकेशन टाइप का होता है, तो वो लोग ऑल आउट वगैरह के जो भी जिससे फिलहाल बच पाए मच्छर से बचे, ठीक है। अब देखिए ये जो एडिस एजिप्टी जो मच्छर है, ये नॉर्मल मच्छर से थोड़ा आकार में बड़ा होता है। हम आपके उसके फीचर्स बता रहे हैं कि आप पहचान गए कि ये कौन सा मच्छर है, ये यही है डेंगू वाला, समझ गए, तो उससे थोड़ा बचे। जो नॉर्मल मच्छर होता है, ये जो एडिस एजिप्टी मच्छर है, ये नॉर्मल मच्छर से आकार में थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो आप दूर से देख के पहचान जाएंगे कि ये डेंगू वाला है, ठीक है। तो सबसे यानी कि एक पॉइंट यही है मेरा मेन पॉइंट, कि आप जो है 4 बजे के बाद फुल कपड़े पहने, जूता मोजा पहने। जूता मोजा इसलिए पहने कि ये जो डेंगू का मच्छर होता है ये सीधे पैरों में ही काटता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं जूता मोजा पहने रहें, अपने शरीर को जो है ढके रहें और मच्छर से बचते रहें। अब देखिए ये हो गई रोकथाम की बात।
और अब देखते हैं, बात करते हैं इसके उपचार की। देखिए, सबसे पहला एंटीबायोटिक्स का यूज करें। कीवी फ्रूट आता है, ठीक है, कीवी फ्रूट आता है, उसको आप खाइए, ठीक है। कीवी फ्रूट कम से कम दिन में आपको खाने हैं लगभग हर 3 घंटे में खाइए। हर 3 घंटे में एक कीवी फ्रूट आपको खाने हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए लगभग पूरे दिन में जो है कम से कम 5 या 6 खा जाइए, ठीक है। और जब तक ठीक ना हो जाए तब तक खाते ही रहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप ठीक हो जाए उसके बावजूद भी आप खाते रहिए। फ्रूट है ये तो ना, खा सकते हो। उसके बाद बकरी का दूध। बकरी का दूध जो है इसमें काफी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट, आप क्या कीजिए, जो पपीते की जो नई निकली हुई लीफ होती हैं उनको पीस कर आप उसका पेस्ट बना लीजिए, आप उसको पीजिए, ठीक है। ये सब जो है, जो 4 हमने बताया आपको है, ये जो है आप इसको इस्तेमाल करिए, आप जो है जल्द ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसका उपचार हो गया, रोकथाम हो गया, सिम्टम्स हो गए, इन्फेक्शन पार्ट हो गया, फैलाव यानी कि कैसे फैलता है ये हो गया, वायरस हो गया यानी कि डेंगू हो गया, यानी कि ये डेंगू तुम्हारा रोग हो गया, और ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को यानी कि डैमेज करते हैं ये भी हमने सब बता दिया आपको। तो ये हमारा डेंगू हो गया। देखिए, ये जो 2 रोग हैं इस समय जो है बहुत तेजी से महामारी में फैल रहे हैं। सबसे पहला डेंगू, दूसरा टाइफाइड, समझ रहे हैं आप। तो इन दो जो आपके 2 फीवर हैं, एक तो वायरस के द्वारा होता है डेंगू, और दूसरा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये कौन सा रोग है? टाइफाइड, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपनी खुद की सुरक्षा करें, समझ रहे हो। और जिसमें टाइफाइड फीवर तो बहुत डेंजर है, समझ रहे हो। ये तो मनुष्य को छूने से फैलता है, उसके सामान को यूज कर लो उससे फैलता है, ठीक। इसीलिए अपनी खुद की सुरक्षा करें, बस यही है। और मच्छर से बचें, मक्खियों से बचें। और पहली बात, ये तो सब नॉर्मल है यार, खुली चीजें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और मच्छर से जो है दूर रहें, ठीक है। तो ये आपका हो गया डेंगू, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले डिजीज पर, ठीक है। तो ये आपका रोग हो गया, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट रोग है, ठीक है। तो हम अब आगे के जितने भी रोग हैं जो मनुष्यों में होते हैं, हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये हमको लगता है ये हमारा वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने इस वीडियो के ह्यूमन डिजीज के जो है 2 वीडियो डाल दें, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 2 घंटे का हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी लगभग 1.5 से 2 घंटे का ही होगा। तो ये हमारा जो है आपका डेंगू, मैंने अपने इस वीडियो में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया और हेपेटाइटिस और इम्यून सिस्टम क्या होता है, और ये हमारा क्या बोलते हैं एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है, इसके सब के बारे में हमने बात की। और रोग क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, किन किन के द्वारा हमारे रोग होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। तो अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। नमस्कार।